हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वुस्टर नर्सिंग कैरियर पॉइंट। आज के सेशन में हम धमाकेदार एमसीक्यू लेके आए हैं और ये एमसीक्यू को बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश में देखने को मिलेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो हिंदी में भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, आज जिनको इंग्लिश कम समझ में आती है, तो उनके लिए ये क्लास बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। हमारे एएनएम स्टूडेंट्स के लिए तो ये वरदान होने वाली है, क्योंकि ये जो क्लास है ईएसआईसी और डी ट्रिपल एस बी पैटर्न पर हम एमसीक्यू लेके आए हैं। तो आप रहिएगा तैयार इस क्लास को लेने के लिए। इसमें जो क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं उनके आंसर जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करें और मुझसे पहले आंसर को कमेंट बॉक्स में डालने की कोशिश किया करें, जिससे कि अगर आपको एग्जाम में अगर ये एमसीक्यू आते हैं तो उसका जो सीधे सीधे आपको नंबर मिलेंगे वो आपके लिए बहुत ही जल्दी से मिल जाएंगे और आपके लिए वो वरदान साबित होंगे और आपको जल्दी से आपकी मंजिल को पहुंचाने का काम करेंगे। तो चलिए, आज की क्लास में पहला एमसीक्यू है हमारा, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ एक्यूट वाटरी डायरियल अटैक। एक्यूट वाटरी डायरियल अटैक का मेन कॉज क्या होता है? तो ऑप्शन आपको देना है इसके अंदर, विब्रियो कॉलेरा, साल्मोनेला टाइफाई, कॉर्निबैक्टीरियम और एस्चेरिचिया कोलाई। तो इसमें से आपको मेन कॉज देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं मेन कॉज विब्रियो कॉलेरा कौन सी बीमारी का मेन कॉज होता है, तो आप आंसर कर सकते हैं यहाँ पर विब्रियो कॉलेरा। ये कॉलेरा, हमको कॉलेरा हो जाता है उसका मेन कॉज है। ये मेन कॉज किसका है? कॉलेरा का। साल्मोनेला टाइफाई आपका मेन कॉज है टाइफॉइड का। टाइफॉइड का मेन कॉज क्या है? साल्मोनेला टाइफाई। कॉर्नी बैक्टीरियम, कॉर्नी बैक्टीरियम ये किसका मेन कॉज होता है? ये होता है डिप्थीरिया का। किसका? डिप्थीरिया का। और ईस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई के नाम से जानते हैं, ये मेन कॉज होता है यूटीआई का। किसका? यूटीआई का। तो देख लीजिए यहाँ पर आपको पॉजिटिव एजेंट के आगे उनके बीमारियों के नाम लिखे गए हैं और इन बीमारियों से आप अपने नंबर को यहाँ से करेक्ट कीजिएगा और इसी के साथ में इनसे कुछ और मिलने वाले क्वेश्चंस भी अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। कॉलेरा के अंदर कौन सा स्टूल देखने को मिलता है? आप आंसर करेंगे राइस वाटरी स्टूल। कौन सा? राइस वाटरी स्टूल, ये कॉलेरा में देखने को मिलता है। दूसरा एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है, टाइफॉइड के अंदर कुछ टाइप का स्टूल देखने को मिलता है। आप आंसर करेंगे पी सूप स्टूल। कौन सा? पी सूप स्टूल। तो यहाँ पर देखिए स्टूल के टाइप, राइस वाटरी स्टूल आता है आपका विब्रियो कॉलेरा में, साल्मोनेला टाइफाई के अंदर पी सूप स्टूल देखने को मिलता है। डिप्थीरिया, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया ही है। और यूटीआई, यूटीआई ये आपको मेन कॉज, यूटीआई का मेन कॉज एस्चेरिचिया कोलाई होता है। इसी के साथ में चलते हैं हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। दूसरा एमसीक्यू है हमारा, प्रोसीजर द नर्स would use to suction on a newborn baby would be। नर्स एक नए बच्चे पर सक्शन का उपयोग करेगी। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट सक्शन द नोज, दूसरा फर्स्ट सक्शन द माउथ, थर्ड साइमल्टेनियसली नोज एंड माउथ, एंड फोर्थ नन ऑफ दीज। इसमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं। तो आंसर जल्दी से कर दीजिए। सबसे पहले नर्स जब सक्शन करेगी, क्या वो नोज से करेगी या माउथ में पहले करेगी या फिर दोनों, नोज और माउथ में दोनों एक साथ करेगी, या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है? तो ये आंसर आपको बहुत अच्छे से पता है, इसमें आपको घूमने की और देर लगाने की तो जरूरत नहीं है। ये तो आप आंसर अगर देखोगे, क्वेश्चन को देखोगे एग्जाम हॉल के अंदर और अपने स्क्रीन पर, तो आपका सीधे सीधे एक नंबर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, इसका जो राइट आंसर है वो है, सबसे पहले एक नर्स है वो न्यूबॉर्न बेबी का सेक्शन कर रही है, तो वो सबसे पहले माउथ से करेगी, आफ्टर दैट किससे करेगी? नोज से। तो फर्स्ट उसको कहां से करना है सक्शन? माउथ से करना है, और माउथ के बाद उसको नोज से करना है, क्योंकि तो माउथ के अंदर लार्ज क्वांटिटी में सीक्रेशन रहते हैं। अगर नोज से पहले करेगी तो जो माउथ के सीक्रेशन हैं वो अंदर जाने के चांसेस रहते हैं और बच्चे को एस्पायरेशन हो सकता है। तो इसलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए नर्स स्टार्ट करती है सक्शनिंग को माउथ से, आफ्टर दैट वो नोज से करेगी। होप सो कि आपको ये एमसीक्यू क्लियर हुआ होगा अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर आपको रेशनल भी देखने को मिल रहा है। थर्ड एमसीक्यू है आपका, इन ए पेशेंट विद ट्यूबरक्लोसिस, एक अपना पेशेंट है ट्यूबरक्लोसिस का, द फिजिशियन विल प्रिस्क्राइब, उसको फिजिशियन कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा?
ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है तो एक नर्स उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकती है, नर्स क्या एक्सपेक्ट कर सकती है कि एक पेशेंट ट्यूबरक्लोसिस का है तो उसको फिजिशियन कौन सी मेडिसिन दे सकता है, क्या उसको पेनिसिलिन देगा या फिर आइसोनियाजेड, मेट्रोनिडाजोल या फिर कोडीन सल्फेट। तो देखिए यहाँ पर गाइस, यहाँ पर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जिसका नाम है आइसोनियाजेड। कौन सी? आइसोनियाजेड। इसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा इस पेशेंट के लिए। तो टीबी में यूज होने वाली कुछ ड्रग्स जो आपको याद रखनी है, इस ट्रिक से याद कर लीजिएगा। पेरिस, इसमें देखिए पी मीन्स है पायराजीनामाइड, पायराजीनामाइड, पायराजीनामाइड। दूसरी ई से है इसमें इथाम्बुटोल, इथाम्बुटोल। आर से है इसके अंदर रिफाम्पिसिन, रिफाम्पिसिन। आई से है इसके अंदर आइसोनियाजिड, आइसोनियाजिड। और एस से है इसके अंदर स्ट्रेप्टोमाइसिन। कौन सी? स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो दीज ऑल द ड्रग ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर, दीज ऑल द ड्रग इज एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। तो ये सारी ड्रग हैं, ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग हैं। और इसमें से एक ड्रग इस ऑप्शन में दी गई है जिसका नाम है, जिसका नाम है आइसोनियाजिड। तो इसमें डॉक्टर जो पेशेंट पेशेंट जो अपना आया हुआ है उसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा आइसोनियाजिड। ऑल अदर ड्रग लाइक एज ये एंटीबायोटिक है आपकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, मेट्रोनिडाजोल, कोडीन सल्फेट, दीज आर नॉट एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग। नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट एमसीक्यू है, पेशेंट विद सस्पेक्टेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। एक पेशेंट है जो सस्पेक्टेड है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से, यूटीआई से, इज डिवाइडेड फॉर यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी, इज एडवाइज फॉर यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी। उसको एडवाइज किया गया कि उसका यूरिन कल्चर होना है और सेंसिटिविटी होनी है। द नर्स इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू कलेक्ट द स्पेसिमेन फ्रॉम, नर्स को इंस्ट्रक्ट दिए गए हैं कि पेशेंट टू कलेक्ट स्पेसिमेन फ्रॉम, एक नर्स है उसके स्पेसिमेन को कलेक्ट कैसे करेगी। देखिए हिंदी में मूत्र संबंधी संक्रमण और संवेदनशीलता के लिए संदिग्ध मूत्र पथ के संक्रमण वाले रोगी को सलाह दी जाती है। नर्स मरीज से नमूना एकत्र करने का निर्देश देती है। तो नर्स एक एडवाइज कर रही है पेशेंट के लिए कि आपको इसका सैंपल कलेक्ट करना है। वो सैंपल कब कलेक्ट करना है? आपको फर्स्ट स्ट्रीम ऑफ यूरिन फ्रॉम ब्लैडर, जब ब्लैडर से यूरिन आती है तो स्टार्टिंग की यूरिन यानी फर्स्ट स्ट्रीम में ही आपको कलेक्ट करना है। मिडिल स्ट्रीम ऑफ यूरिन फ्रॉम ब्लैडर, यूरिन कुछ पास आउट होने के बाद में मिड में जो यूरिन आ रही है उसको कलेक्ट करना है। लास्ट स्ट्रीम ऑफ यूरिन फ्रॉम ब्लैडर, आपको स्टार्टिंग की और मिड की यूरिन बाहर निकाल देना, उसके बाद जो लास्ट में थोड़ी सी यूरिन रह जाएगी ब्लैडर के अंदर उसको कलेक्ट करना है। फिर फुल वॉल्यूम ऑफ यूरिन फ्रॉम ब्लैडर, ब्लैडर से जितनी भी यूरिन आ रही है उस सबको कलेक्ट करना है। तो ये तो आंसर बहुत सिंपल है, आपको नंबर तो यहाँ पर मिलेगा अगर आप इस आंसर का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर दे दीजिएगा। कौन सा राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, मिडिल स्ट्रीम ऑफ यूरिन फ्रॉम ब्लैडर। ब्लैडर से जब फुल हो जाता है ब्लैडर, ब्लैडर और हमको यूरिन इस कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए जब स्पेसिमेन लेना होता है तो मिड स्ट्रीम से लिया जाता है। किससे? मिड स्ट्रीम से लिया जाता है। मतलब हम पेशेंट को एडवाइज करेंगे कि स्टार्टिंग की यूरिन है उसको डिस्कार्ड करना है, मिड में यूरिन को होल्ड करने के बाद में उस यूरिन को कलेक्ट करना है। आफ्टर दैट लास्ट वाली यूरिन को भी डिस्कार्ड कर देना, जो मिड में यूरिन आएगी उसको हम सैंपल के लिए भेज सकते हैं। क्लियर गाइस? तो क्या आपको ये क्लियर होगा? नेक्स्ट एमसीक्यू है आपका, पावर हाउस ऑफ द सेल इज नोन एज। हमारी सेल का पावर हाउस किसको बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोला जाता है? तो इसके लिए तो सोचने की देर ही नहीं है, इसका तो राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। लाइसोसोम क्या होता है? सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। हमारी सेल का सुसाइडल बैग होता है, जो भी वेस्ट होते हैं या फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। राइबोसोम, राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन फैक्ट्री। क्या? प्रोटीन फैक्ट्री। ये हमारी बॉडी के अंदर सेल के अंदर प्रोटीन को सिंथेसिस करने का काम करता है, प्रोटीन को बनाने का काम करता है राइबोसोम। न्यूक्लियस क्या है? लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल।
इट कंटेन डीएनए एंड आरएनए। इसी के पास क्या होता है, डीएनए होते हैं एंड आरएनए होता है। आरएनए और डीएनए किसके पास होते हैं, न्यूक्लियस के पास में होते हैं। तो यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके इस तरह से, जो मैंने यहाँ पर आपको नोट डाउन किए हैं। तो आप इन सबको रिटर्न कर सकते हैं अपने नोटबुक के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द नर्स कैन बेस्ट प्रिवेंट फुट ड्रॉप फॉर द बेड रेस्ट क्लाइंट बाय द यूज ऑफ। एक क्लाइंट है, लंबे टाइम से वो बेड पर है, उसको फुट ड्रॉप के चांसेस हैं, तो एक नर्स कैसे प्रिवेंट कर सकती है उसके फुट ड्रॉप होने से। प्रिवेंट करना, उसको फुट ड्रॉप ना हो, उसके लिए क्लाइंट के लिए क्या करेगी, ट्रैक्शन का यूज करेगी, स्प्लिंट का यूज करेगी, क्रेडल लगाएगी या फिर रेलिंग लगाएगी। जल्दी से बता दीजिए इसके अंदर क्या यूज करेगी नर्स। इसमें ट्रैक्शन यूज करती है, स्प्लिंट यूज करती है, क्रेडल यूज करती है, रेलिंग। कई बार क्वेश्चन ये आया हुआ है और क्लास के अंदर ऑफलाइन क्लासेस में मैंने आपको बताया हुआ भी, फंडामेंटल वाले सर ने भी बताया है। तो ये इजी क्वेश्चन है आपका, जल्दी से कंफर्ट डिवाइस से क्वेश्चन है आपका, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। मैं इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर देखना चाहूंगा, मैं इसका आंसर नहीं दे रहा हूं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसका आंसर सभी कमेंट बॉक्स के अंदर दें, इसका आंसर सभी कमेंट बॉक्स के अंदर दें। मैं सभी का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर देखूंगा। क्लियर, मैं अभी यहाँ पर इसका आंसर नहीं दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपका है, आप आंसर करेंगे। नेक्स्ट देखिए, मॉर्निंग सिकनेस डिसअपियर बाय द एंड ऑफ। मॉर्निंग सिकनेस, ये आपकी ओबीजी से क्वेश्चन आया हुआ है, ओबीजी से क्वेश्चन आया हुआ है। मॉर्निंग सिकनेस डिसअपियर बाय द एंड ऑफ। मॉर्निंग सिकनेस कब डिसअपियर होने लगती है, कौन से मंथ के एंड पर मॉर्निंग सिकनेस डिसअपियर हो जाती है। तो जल्दी से आंसर कर दीजिएगा, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ और फोर्थ मंथ। जल्दी से आंसर कर दीजिएगा कौन से मंथ के एंड पे मॉर्निंग डिसअपियर होने लगती है, मॉर्निंग सिकनेस। तो ध्यान रखना है आपको गाइज, मॉर्निंग सिकनेस ये आपको प्रेग्नेंट फीमेल में सीन होती है, किसके अंदर, सीन इन प्रेग्नेंट लेडी। ऐसी लेडी जो प्रेग्नेंट है उसमें देखने को मिलेगी, कब, इन स्टार्टिंग एज ऑफ प्रेगनेंसी। स्टार्टिंग एज ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी की अभी स्टार्ट हुआ है प्रेगनेंसी, तभी देखने को मिलेगी। कौन सी एज में देखने को मिलती है, ध्यान रखना है, अप टू 3 ईयर, अप टू 3 मंथ, 3 मंथ तक ज्यादा देखने को मिलती है। उसके बाद में आफ्टर 3 मंथ 3 मंथ के बाद में ये क्या होने लगती है, इट बिकम डिसअपियर। डिसअपियर हो जाती है मतलब कम हो जाती है या मिनिमम हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, कुछ भी बोल सकते हैं। ये कारण होता है। इसका मेन कारण क्या है, क्योंकि इसका मेन कारण है बीटा एचसीजी। बीटा एचसीजी का लेवल, इसकी जो स्टार्टिंग टाइम है, इसका स्टार्टिंग टाइम फर्स्ट 4 वीक है, डबलिंग टाइम होता है इसका कितना, 48 से 72 घंटे। कितना, 48 से 72 घंटे। हर 48 घंटे पे ये डबल हो जाता है, जिसकी वजह से बीटा एचसीजी का लेवल स्टार्टिंग एज ऑफ प्रेगनेंसी में, यानी 60 टू 70 डेज पर अगर हम देखते हैं, 60 टू 70 डेज, 8 से 10 वीक पर हम देखते हैं, तो इसका लेवल सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। मैक्सिमम लेवल देखने को मिलता है, कितना हो जाता है, 100 टू 200 इंटरनेशनल यूनिट। कितना, 100 टू 200 इंटरनेशनल यूनिट देखने को मिलता है, जो प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा होता है। प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम लेवल पे होता है यहाँ पर। और मैक्सिमम लेवल होने के कारण दूसरे मंथ में, तीसरे मंथ तक जो वॉमिटिंग होती है वो ज्यादा होती है, जिसी को मॉर्निंग सिकनेस के नाम से जानते हैं। ये 3 मंथ यानी 90 दिन के बाद में, 100 डेज के बाद में ये डिसअपियर होने लगता है। तो आंसर भी, क्वेश्चन भी हमारा ये पूछा गया था कि कब डिसअपियर होने लगता है, तो 3 मंथ्स के बाद में ये क्या होने लगता है, डिसअपियर होने लगता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, 3 मंथ। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, द लार्जेस्ट आर्टरी फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी होती है, लार्जेस्ट आर्टरी, आउटा, वेना केवा, कैपिलरी या वेसिकल्स।
तो ध्यान रखना है, अगर लार्जेस्ट आर्टरी पूछी है गाइस, लार्जेस्ट आर्टरी पूछी है तो आप आंसर करेंगे आओर्टा, आओर्टा। सेकंड लार्जेस्ट आर्टरी पूछी है तो आप आंसर करेंगे क्या, इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ये सेकंड लार्जेस्ट, इंफीरियर वेना केवा लार्जेस्ट आर्टरी नहीं है, वेन है, सेकंड लार्जेस्ट। अगर देखिए यहाँ पर दोनों एमसीक्यू देख लीजिएगा एक बार, मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको हटा दीजिए। लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ बॉडी आंसर करेंगे आउटा, क्या आंसर करेंगे, आउटा। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, लार्जेस्ट वेन, लार्जेस्ट वेन ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी की सबसे बड़ी वेन कौन सी होती है, तब आप आंसर करेंगे इंफीरियर वेना केवा, क्या आंसर करेंगे, इंफीरियर वेना केवा। अगर मैं आपसे पूछूं लॉन्गेस्ट वेन ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट वेन कौन सी होती है, तो उसको आंसर देंगे आप, हमारी बॉडी की सबसे लंबी वेन कौन सी होगी, सबसे लंबी वेन कौन सी होती है, आप आंसर करेंगे ग्रेट सिफेनियस वेन, ग्रेट सिफेनियस वेन, ये सबसे लॉन्गेस्ट वेन होती है हमारी बॉडी की। तो यहाँ पर आपको आंसर मिल चुका है। कैपिलरीज बहुत स्मॉलेस्ट होती हैं, वेसिकल्स ये सभी क्या हैं आपके लार्जेस्ट पार्ट में नहीं आते हैं आर्टरी के। ये तो वेना केवा तो आपका वेन हो गया, कैपिलरीज में वेन और आर्टरीज दोनों आ जाती हैं, और वेसिकल्स आपके स्मॉल स्मॉल होते हैं। तो यहाँ पर आंसर करना है आपको आउटा, क्या आंसर करना है, आउटा आंसर करना है। गाइस क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं द नंबर ऑफ लोब्स इन नॉर्मल किडनी, हमारी नॉर्मल किडनी के अंदर लोब्स कितने होते हैं, 20 से 22, 3 से 5, 8 से 18 या 7 से 10। तो राइट आंसर जल्दी से कर दीजिएगा, हमारी नॉर्मल किडनी के अंदर 8 से 18 लोब होते हैं, कितने, 8 से 18 लोब होते हैं। नॉर्मल वेट कितना होता है किडनी का, नॉर्मल वेट कितना होता है किडनी का, समथिंग 150 ग्राम ईच किडनी, ईच किडनी, एक किडनी का वेट है ये 150 ग्राम, दूसरी किडनी का भी वेट समथिंग इतना ही होगा। क्लियर। चलिए यहाँ पर आपकी क्लास कंप्लीट होती है, और होप सो कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आए। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, इसको जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। और जो आपका एमसीक्यू रह गया था उसको आंसर जरूर करें उसका।